हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी मूवी जो बनी है 47 योद्धाओं पर। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक कहानी सुनाई जाती है। प्राचीन सामंतवादी जापान, रहस्य में डूबा एक ऐसा वतन जहां पर फिरंगियों का जाना माना था। जादुई दीपों का एक ऐसा समूह जो चुड़ैलों राक्षसों का घर था। दुश्मन प्रांतों का एक ऐसा मुल्क जिसपे शोगुन का राज था और उसी की इच्छा सबसे ऊपर थी। राज में शांति बनाए रखना सामुराई योद्धाओं का काम था, उन उस्ताद तलवारबाजों का जो हर कीमत पर अपने राजा और राज की रक्षा करते थे। अगर कोई सामुराई अपने काम में कभी भी नाकामयाब हो जाता तो जापानी समाज में इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई हो ही नहीं सकती। वो रोनिन यानी एक नाकामयाब योद्धा बन जाते हैं। फिर भी इस 47 रोनिन की कहानी से वाकिफ होना पूरे जापान की कहानी से वाकिफ होने के बराबर है। इसकी शुरुआत एक लड़के से हुई। कोई नहीं जानता कि वो कहां से आया था, आको प्रांत तक कैसे पहुंचा। कुछ लोगों का मानना था कि वह इंसान ही नहीं था क्योंकि वह किसी जानवर से कम नहीं था, तो कईयों का मानना था कि उसे जंगल के राक्षसों टिंगों ने पाला था, जिन्होंने उसे अपनी शैतानी शक्तियों के ज्ञान दिए और हत्या करने के खतरनाक तरीके बताए। जिन दुष्टों से वो भागा था उन्होंने उस पर अपने निशान छोड़ दिए थे। अब वह एक छोटे से झील में पड़ा होता है। उसको मारने के लिए एक लड़का उसको पानी में डुबाता है। तभी वह जाग जाता है और इतना तेज होता है कि उसी का तलवार उसके गले पर रख देता है। अब वहीं पर राजा अशानो होते हैं और उनको वह सिर्फ एक छोटा लड़का दिखता है। उसे अशानो अपने महल ले जाते हैं, लेकिन सब उसको एक राक्षस समझते हैं और राजा अशानो की बेटी को भी उसमें अपना दोस्त दिखा। मीका के पिता अपने सामुराइयों के सलाह के खिलाफ उसको वहां रहने दिया, लेकिन सामुराइयों का मानना था कि वह उनके राज में एक दिन बदनसीबी लाएगा। पर मीका को वो सिर्फ एक नेक लड़का नजर आया। हालांकि वह उनके समाज का नहीं था, लेकिन काई ने तय किया था कि मीका और उसके पिता से मिला प्यार जरूर लौट आएगा। अब काई बड़ा हो जाता है और एक दिन वो एक खतरनाक जानवर को मारने के लिए जंगल में जाता है। उसके पास बहुत से हुनर होते हैं। वह उस जानवर का पता लगा लेता है कि जानवर कहाँ है, लेकिन तभी वह खतरनाक जानवर उन सभी सैनिकों को मारने लगता है। अब काई उसका पीछा करता है और उसे तलवार के एक ही वार में खत्म कर देता है। पर इन सब का क्रेडिट राजा का बेटा यशिनो ले लेता है और वह राजा अशानो से कहता है इस जानवर को मैंने मारा है। और काई वहीं सर झुकाए खड़ा होता है क्योंकि उसने उन सब का नमक खाया होता है। तभी उसकी नजर एक लोमड़ी पर जाती है जिसकी आंखें अलग अलग रंगों की होती हैं। अब हम राजा अकीरा को देखते हैं जो कि राजा अशानो के दुश्मन प्रांत का राजा होता है। अब वह लोमड़ी अकीरा के पास जाती है और अपना भेष बदल लेती है जो कि एक चुड़ैल होती है और अकीरा को बताती है कि राजा अशानो को वो जानवर नहीं मार पाया। अब राजकुमारी मीका को एक सैनिक बताता है कि राजा अशानो और उसके सैनिक दल लौट आए हैं और उन्होंने उस जानवर को मार दिया है क्योंकि काई उसी जंगल में एक कुटिया में रहता है। राजकुमारी मीका उसके जख्मों पर मरहम लगाती हैं क्योंकि वह काई से प्रेम करती हैं। वह कहती हैं तुम जितना भी इस राज के लिए कर दो वो सब हमेशा तुमको अपना नहीं मानेंगे। अब काई कहता है तुम्हारे पिता ने जो हमारे लिए किया वह बहुत है, अब तुम यहाँ से चली जाओ। और राजकुमारी वहाँ से चली जाती हैं। आको राज में प्रतियोगिता होने वाली होती है पूरे जापान के राजा शोगुन के आने की खुशी में। इसमें दो राज्य होते हैं, आको और नकाटो। नकाटो का राजा कीरा होता है जिसकी नजर आको राज को हड़पने के लिए होती है। जब राजा शोगुन आको राज में आता है तब उसके साथ अमीरों की रखेल में वो चुड़ैल शामिल होकर आ जाती है जो कि जंगल में काई को लोमड़ी के भेष में दिखाई पड़ती है। काई उसको देखकर पहचान जाता है क्योंकि उसकी दोनों आंखें अलग अलग रंग की होती हैं। जब ये बात काई जान पाता है तो वह राजा के बेटे से जाकर कहता है पिछले हफ्ते मैंने शिकार पर एक लोमड़ी देखी, तब मैं समझ नहीं पाया कि वो एक चुड़ैल थी। लगता है आज रात मैंने उस जानवर को फिर से देखा, वो अमीरों के रखेलों के बीच में इंसान की शक्ल में थी। अब ओइशी कहता है सिर्फ राक्षस ही किसी भेष में छुपी हुई चुड़ैल को पहचान सकते हैं, तो क्या तुम एक राक्षस हो? काई कहता है नहीं। फिर ओइशी कहता है इसका मतलब वो भी चुड़ैल नहीं। अब आगे हम देखते हैं कि कीरा का एक योद्धा तैयार होता है प्रतियोगिता के लिए और राजा अशानो का योद्धा तैयार होता है आने के लिए। तब तक वहाँ वो चुड़ैल आ जाती है लोमड़ी के भेष में और उस पर जादू टोना कर देती है। अब जब काई वहाँ पहुँचता है तो उस पर जादू टोना हुआ होता है। उधर उस योद्धा का इंतजार किया जाता है
लेकिन इस प्रतियोगिता के नियम यह होते हैं कि इसमें सामुराई योद्धा ही लड़ाई कर सकते हैं, पर काई एक सामुराई नहीं होता है। फिर भी आकोराज की इज्जत बचाने के लिए वह उस योद्धा का पोशाक पहनकर मैदान में चला जाता है, लेकिन उसका नकाब उस प्रतियोगिता में गिर जाता है और वहां पर मौजूद सारे लोग उसको पहचान जाते हैं। अब राजा शोगुन के हुक्म से काई को मृत्यु दंड दी जाती है, पर जब तक वहां राजकुमारी मीका आ जाती हैं और राजा अशानो की वजह से उसको मृत्यु दंड नहीं होता है, फिर उसको पीटने की सजा सुनाई जाती है। इन सब की वजह से राजा असानो की बेइज्जती होती है, इसलिए वो अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लेते हैं। अब उस कमरे में वही चुड़ैल आ जाती है और असानो पर जादू टोना कर देती है, जिससे राजा को लगता है कि राजकुमारी मीका की इज्जत कोई लूट रहा है। असानो उसको मारने चलते हैं, तब तक सब लोग उन्हें रोक देते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक भ्रम होता है और वह अपनी तलवार से वार करने वाले होते हैं। अब उसकी सजा राजा शोगुन सुनाता है। वह कहता है, तुमने एक निहत्थे मेहमान पर वार किया है और अपने राज को शर्मसार किया है, जिसकी सजा मौत है। लेकिन तुमने अपने राज के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए हम तुम्हें अपने हाथों से अपनी जान लेने की सजा सुनाते हैं। इस प्रक्रिया को जापान में सीपुको कहते हैं और इस तरह से राजा अशानो अपने हाथों से अपनी जान ले लेते हैं। इन सब के बाद राजा शोगुन आको से चला जाता है और जाते जाते अपना फैसला सुना के जाता है कि राजा कीरा को आको राज्य दिया जाए और राजकुमारी मीका को 1 साल की मोहलत, जिसमें वो अपने पिता का शोक कर सकें और 1 साल बाद वो कीरा से शादी कर लें। और इस फैसले को सबको मानना पड़ता है क्योंकि शोगुन पूरे जापान का शहंशाह होता है। कीरा को आको राज मिल जाने पर वह वहाँ के सभी सामुराई को निकाल देता है और काई को भी, साथ ही ओइशी को काल कोठरी में डाल दिया जाता है। अब 1 साल बाद ओइशी को काल कोठरी से बाहर निकाला जाता है और उसे नगर में फेंक दिया जाता है। तब वहाँ ओइशी का बेटा आ जाता है और उसे अपने घर ले जाता है। अब ओइशी अपने पत्नी से पूछता है कि मेरे लोग कहाँ हैं? वह कहती है, सब आको छोड़कर चले गए हैं। फिर वह कहता है, राजकुमारी मीका का क्या हाल है? पत्नी कहती है, उनके शोक का समय पूरा होने वाला है, कीरा उनको अपने महल लेकर गया है। और फिर ओइशी पूछता है, काई की कोई खबर है? तब उसका बेटा कहता है कि उसे सब डच आइलैंड ले गए और गुलाम बनाकर उसे बेच दिए। अब ओइशी कहता है कि मुझे 3 घोड़े चाहिए और अपनी पत्नी से कहता है कि तुमको यह बताना होगा कि हमारा और तुम्हारा तलाक हो चुका है, क्योंकि मैं जो करने जा रहा हूँ उससे तुम्हें बचाने का बस यही एक तरीका है। और वह अपने साथियों को इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ता है और वो इस तरीके से काई के पास पहुँच जाता है। तो जब काई को देखता है तो काई पूरी तरह से बदल गया होता है। जब काई उसके सामने आता है तो वह उसे नहीं पहचानता है और उससे लड़ने लगता है। तब ओइशी कहता है, बहुत जल्द कीरा मीका से शादी करने वाला है, हमें उसे रोकना होगा, तुमको मेरा साथ देना होगा। अब काई और ओइशी वहाँ से भाग निकलते हैं और वो सारे लोग इकट्ठा होते हैं। अब वो सब प्लान बनाते हैं कीरा पर हमला करने के लिए। ओइशी कहता है, अंदर जाने के 2 रास्ते हैं, मुख्य दरवाजे से और पश्चिमी दरवाजे के नीचे से, पर वहाँ पर सख्त पहरा होगा। तब एक सामुराई कहता है, कीरा पर वार करना सबसे सही तब होगा जब वो अपने महल के सुरक्षा से बाहर होगा, इसलिए जब वह शादी से पहले अपने पुरखों के मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जाएगा तब हम उस पे वार करेंगे। लेकिन हमें ये नहीं पता कि वह कब जाएगा। अब मूवी मूव होती है तो हम राजा कीरा को देखते हैं, जिसको एक सैनिक बताता है कि काई डच आइलैंड से भाग गया है एक रोनिन के मदद से। तब कीरा उस चुड़ैल को उसका पता ढूंढने के लिए भेजता है। फिर हम मूवी में आगे देखते हैं कि ओइशी अपने साथी, जिसका नाम होता है इशोगाई, उसको उस मंदिर वाले रास्ते पर भेजता है और कहता है, याद रहे पवित्र स्थलों के पास भी वेश्या घर होते हैं जहाँ ऊंचे ओहदे के लोग भी अपना राज उगलते हैं। तुम ये पता करो कि कीरा उस मंदिर पर कब आएगा। अब ओइशी और उसके साथी कुछ तलवार और लोगों की तलाश में निकल जाते हैं। अब वो सब ओएस्तु तलवार बनाने वाले गांव में तलवार लेने जाते हैं, लेकिन वहाँ चारों तरफ सन्नाटा पसरा होता है क्योंकि वहाँ राजा कीरा के लोग होते हैं। अब ओइशी उनसे कहता है, हम सब एक किसान हैं और यहाँ तलवार लेने आए हैं। तब एक सैनिक उसके एक साथी का हाथ पकड़ता है और कहता है, ये हाथ किसी किसान के नहीं लगते। तब काई उन सभी पर वार करके उनको खत्म कर देता है और कहता है कि ये सारे तलवारें ले लो, अभी भी हमें और तलवारों की जरूरत पड़ेगी। जब वहाँ तलवारें कम मिलती हैं तब ओइशी कहता है, हम हिंडा जाएंगे तलवार लेने के लिए।
फिर काई कहता है वहाँ भी हमें कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ भी कीरा के आदमी मौजूद होंगे, लेकिन एक रास्ता है, आपको पेड़ों के समंदर में तलवार मिलेंगी टेंगू जंगल में। फिर ओइशी कहता है वो सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है। अब काई कहता है मैंने देखा है उन्हें। फिर ओइशी कहता है तुम टेंगू जंगल के बारे में कैसे जानते हो? तब काई कहता है भागकर आको जाने से पहले मैं वहीं पला बड़ा था, मेरे सर पर वो निशान उन्हीं लोगों ने बनाया था, उन्होंने मुझे मारना सिखाया, उनके पास खुद को बचाने के लिए अनोखे और जादुई तरीके हैं। अब ओइशी कहता है तुम्हें लगता है ये टेंगू हमें तलवार देंगे? काई कहता है वो तुम्हारा इम्तिहान लेंगे फिर देंगे। अब काई और उसके साथी उस जंगल में जाते हैं। मूवी मूव होती है और हम इशोगाई को देखते हैं जो बेश्या घर में पता करने आया होता है कि कीरा अपने पुरखों के मंदिर में कब आएगा। तब उसको वहाँ वही चुड़ैल मिलती है और वह अपना नाम यूकी बताती है और जादू टोना की वजह से वह उनके प्लान का पता लगा लेती है। फिर हम आगे मूवी में देखते हैं कि काई उस जादुई जंगल में अपने साथियों के साथ आता है। फिर वह बाकी लोगों को कहता है तुम सब यहीं ठहरो और ओइशी को उस गुफा में ले जाता है जहाँ टेंगू रहते हैं और कहता है वहाँ अंदर जो भी हो, चाहे जो भी दिखाई दे, अपने हथियार मत निकालिएगा। फिर उसको गुफा के रास्ते उस मंदिर में ले जाता है। फिर अंदर गुफा में काई चला जाता है और ओइशी को उसी मंदिर में रुकने को कहता है। जब वो अंदर जाता है तो उसके सामने एक तेज धार वाली चमकीली तलवार खड़ी होती है और वहाँ कोई नहीं होता है। फिर टेंगू का सरदार आता है। अब काई कहता है मैं यहाँ तलवार लेने आया हूँ। फिर टेंगू कहता है ये सब सिर्फ एक लड़की के लिए, ऐसे प्यार के लिए जो कभी पूरा होगा ही नहीं। वो कहता है मीका तुम्हारी कभी नहीं हो सकती इस जन्म में। तो काई कहता है फिर मैं मर जाऊंगा और ये प्रार्थना करूंगा कि दूसरे जन्म में मीका जरूर मेरी हो। अब वो टेंगू कहता है प्यार क्या होता है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। एक रात का प्यार जो तुम्हें इस दुनिया में लाया, एक अंग्रेज नाविक और एक किसान की लड़की। तुम्हारी प्यारी माँ ने तुमको इन जंगलों में मरने के लिए छोड़ दिया, एक राक्षस, एक आधे नस्ल वाला बच्चा। फिर भी हमने तुम्हें ढूंढा, तुम्हें स्वीकार किया और तालीम दी और तुम यहाँ से भाग गए। ठीक है, हमारी तलवार लेने कई लोग आते हैं पर वापस कोई नहीं जाता। तुमने उसे तलवार निकालने से मना किया है, अगर वो निकालेगा तो वो मरेगा और साथ साथ उसके साथी भी मर जाएंगे। तब तक ओइशी के पास उसके सारे साथी आ जाते हैं। अब ओइशी उन सबसे कहता है मैंने तुम लोगों को मना किया था पर तुम सब क्यों आए यहाँ? तब तक वहाँ पर मौजूद टेंगू उन सभी पर हमला कर देते हैं और उनको मारने लगते हैं। तभी ओइशी के अंदर से आवाज आती है तलवार निकालो, तलवार निकालो और अपने साथियों का जान बचाओ, उनको बचा लो। उसके साथी भी चिल्लाते हैं। एक एक करके सभी साथी मरने लगते हैं। अब मूवी मूव होती है तो हम काई को देखते हैं जो कि टेंगू यानी राक्षस से बात कर रहा होता है। फिर काई कहता है और बातें नहीं, क्या मुझे वो दोगे जो मैंने मांगा? फिर वो कहता है तलवार ले लो काई, अगर तुम मुझसे पहले पहुंच सको तो। अब काई उस टेंगू से पहले तलवार तक पहुंच जाता है और उसे उठा लेता है और जैसे ही वह तलवार उठाता है वैसे ही ओइशी के पास से सारे टेंगू और उसके साथी गायब हो जाते हैं और वहां पर बहुत सारी तलवारें आ जाती हैं। तब तक काई वहां आ जाता है और कहता है आप इम्तिहान में सफल हैं, आपके आदमी सुरक्षित हैं, आपको तलवारें मिल गईं। अब वो सब वहां से तलवार लेते हैं और निकल जाते हैं और अपने साथियों के साथ इकट्ठा होते हैं हमले की तैयारी करने के लिए। तब तक इशोगाई खबर लेकर आ जाता है कि राजा कीरा आज रात अपने पुरखों के मंदिर जाएगा। तब वो सभी हमले के लिए जाते हैं। हमला करने वाले ही होते हैं वो सब कीरा पर। तब वो देखते हैं कि वहाँ पर कीरा नहीं बल्कि वो चुड़ैल होती है और उसको पहले से ही पता होता है इनके प्लान के बारे में, क्योंकि जब इशोगाई वेश्या घर में पता लगाने जाता है तभी उस पर वो चुड़ैल जादू टोना कर कर पता लगा लेती है। इस तरह से उन पर कीरा के आदमी हमला कर देते हैं और वहाँ पर काई के कई साथी मारे जाते हैं, लेकिन वहाँ से कुछ लोग भाग निकलते हैं। अब काई ओइशी से कहता है हम अपना बदला जरूर लेंगे। वह कहता है कि कीरा को लग रहा है कि हम सब मारे गए हैं और वो बेफिक्र होगा, इसलिए हम इसी बात का फायदा उठाएंगे। तब तक उसी रास्ते से कुछ लोग राजा कीरा की शादी में नाचने गाने वाले लोग जाते हैं। अब ओइशी और उसके साथी उन लोगों के पास जाते हैं और कहते हैं
हमें तुम्हारा मदद चाहिए। तब वो सारे लोग उनकी टोली में शामिल हो जाते हैं, भेष बदलकर, और कीरा के महल में शादी समारोह में चले जाते हैं और अपना प्रदर्शन करने लगते हैं। और जैसे ही मौका मिलता है वो सभी हमला कर देते हैं। चुड़ैल से काई लड़ने लगता है और कीरा पर ओएसी अपनी तेज तलवार से हमला करता है। चुड़ैल एक खतरनाक ड्रैगन का रूप धारण कर लेती है और काई पर वार करती है, लेकिन काई भी बहुत माहिर होता है तलवार चलाने में। वो अपनी तलवार की धार से चुड़ैल को ढेर कर देता है और ओएसी कीरा पर वार करता है। वो तलवार चलाने में इतना तेज होता है कि कीरा उसके सामने टिक नहीं पाता है और अपने तलवार के वार से कीरा का सर धड़ से अलग कर देता है। तो इस तरह से वो अपने राजा की बेइज्जती और मौत का बदला लेते हैं। जब ये बात राजा शोगुन को पता चलता है तो वो आकुराज में आता है और ओइशी से कहता है, हमने तुम्हें आदेश दिया था कि बदला न लिया जाए। तब ओइशी कहता है, माफ कीजिएगा मेरे हुजूरे आला, पर कोई आदमी उसी जन्नत में कभी नहीं रह सकता जहां उसके आका का हत्यारा रहता हो। मैं सिर्फ अपने साथियों के लिए इज्जत चाहता हूँ। वो बहुत बहादुर हैं। मेरी गुजारिश है कि उन्हें मरने दिया जाए उस इज्जत के साथ जो उनका हक है। अब शोगुन इस गुजारिश को कबूल करता है और उन सबको सेपुकु के जरिए मरने का हुक्म देता है, जिसका मतलब होता है अपने ही हाथों से अपनी मौत। अब वो सारे रोनिन गरिमा और बहादुरी के साथ अपनी मौत कबूल करते हैं। जापान की संस्कृति में सम्मान और वफादारी के रूप में इन 47 रोनिन की कहानी सदियों से चली आई है, जिन्होंने कर्तव्य और न्याय को मृत्यु के भय से पहले रखा। हर साल 14 दिसंबर को दुनिया भर से हजारों लोग इन 47 रोनिन की कब्रों पर श्रद्धांजलि देने आते हैं। ये फिल्म उनके कहानी से ही प्रेरित है।